Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and this is a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक क्वेश्चन को करते हुए चलेंगे। तो ये है अपना 21वां लेक्चर जिसमें हम एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन 1 किया था जिसमें 8 क्वेश्चन थे जो कि जिसको हम पहले रिड्यूसिबल था, मतलब कि जिसको हम पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद उसको सोल्व करते थे। अब ये सेकेंड क्वेश्चन जो है ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, मीन्स इसमें पहले इक्वेशंस हमें बनाने पड़ेंगे। जब एक बार हम इक्वेशन बना लेंगे उसके बाद उसको सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन बनाना इसमें एक थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, उसके लिए आपको बाकी कॉन्सेप्ट और बाकी फार्मूला भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर जो ये टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। और अगर जो बोट स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो बोट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब आप इक्वेशन बना पाएंगे। और इक्वेशन एक बार बन जाएगा फिर आपको उसको सोल्व करना होगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या है, सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब एक्सरसाइज 3.6 का सेकेंड पार्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशंस। फर्स्ट में है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट। रितु जो है नाव खे रही है, तो उसमें क्या बता रहा है कि जो स्ट्रीम नदी की धारा की जो दिशा है उस दिशा में जब वो चला रही है नाव को, तब क्या हो रहा है ये कि 20 किलोमीटर दो घंटे में जा रही है। और अगर जो धारा के विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जब वो चल रही है तब वो चल पा रही है 4 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है। और उस केस में क्या था, 20 किलोमीटर चल रही थी 2 घंटे में जब हम धारा के साथ चल रहे थे। तो ये दो सिचुएशन दिया हुआ, अब बताना है कि दोनों का स्पीड, मतलब कि रितु स्टील वाटर में किस स्पीड से रो करती है और वाटर का स्पीड क्या है। तो वाटर और रिवर वाटर और इस वाले केस में कंडीशन में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट इसमें समझने वाली बात यह है कि सपोज एक रिवर है, ठीक है। रिवर इस डायरेक्शन में बह रही है सपोज 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। पानी का स्पीड, जो रिवर का पानी वाटर है उसका स्पीड जो है वो है अपना 5 किलोमीटर पर आवर। और एक इंसान है, अगर जो एक नाव वो चला सकता है, नाव खेने का जो उसका स्पीड है या उसकी क्षमता जो है वो मान लो कि 7 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि अगर जो पानी बिल्कुल शांत होता, कोई लेक होता, तब उसमें अगर जो उसका स्पीड होता 7 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उस केस में इस रिवर में क्या कंडीशन होता, अगर जो इसको स्टिल वाटर में 7 किलोमीटर पर आवर चलाने की क्षमता है इसकी, और नदी में जो पानी का स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, तो अल्टीमेटली जो नाव आगे जाएगी वो जाएगी 7 + 5 मीन्स 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आगे बढ़ेगी, ठीक है। और अगर जो सपोज इस डायरेक्शन में वाटर का स्पीड यही है 5 किलोमीटर पर आवर, और अगर जो ये इस डायरेक्शन में नाव चलाना शुरू करें, ठीक है, 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसकी क्षमता है, मतलब कि स्थिर पानी में, स्टिल वाटर में वो 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला सकती थी या चला सकता है कोई इंसान, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका जो वो बोट होगा वो इस डायरेक्शन में किस स्पीड में बढ़ेगा, तो इस 7 किलोमीटर पर आवर में से ये स्पीड माइनस हो जाता है। क्यों? क्योंकि इतना उसको बैक पुश भी कर देगा वो, ठीक है। मतलब कि नदी का पानी अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड इसका घट जाएगा जो इसके ओरिजिनल स्पीड है उससे। मीन्स क्या है कि इसको और अगर जो हम नदी के पानी की दिशा में हम चलते हैं उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, मतलब कि स्ट्रीम के डायरेक्शन में चल रहे हैं। और स्ट्रीम के अपोजिट जब चलते हैं, स्ट्रीम इधर है और चल रहे हैं इधर, तो इसको कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम डाउन स्ट्रीम में चलते हैं तो दोनों का स्पीड जो होता है, मतलब कि स्टील वाटर में जो बोटिंग का जो स्पीड है वो और जो वाटर का स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाता है, उस स्पीड से आगे बढ़ती है बोट। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, वो माइनस हो जाता है, जिस स्पीड से स्टील वाटर में चला सकता है उसमें से माइनस हो जाता है वाटर का स्पीड, ठीक है, इस स्पीड से ये आगे बढ़ता है। तो ये एक इसमें कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, ये चीज़ पता है कि जब हम रिवर में बोटिंग कर रहे हैं तो स्पीड अल्टीमेटली क्या होता है कि अप स्ट्रीम में क्या स्पीड होता है, डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। तो ये जब आपको पता चल गया तब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रितु का रोइंग स्पीड जो है स्टिल वाटर में वो क्या है, और करेंट का स्पीड जो वाटर का स्पीड है वो क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, जो फाइंड आउट करना होता है हम उसी को पहले एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट हमने मान लिया कि रोइंग स्पीड जो है स्टिल वाटर में वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, उसको भी मान लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर, इसको हमने बाई मान लिया, बाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x किलोमीटर इसका रोइंग स्पीड है और बाई किलोमीटर पर आवर इसका स्ट्रीम का स्पीड है। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा, सो स्पीड ऑफ बोट इन अपर स्ट्रीम क्या होगा, अपर स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा। अगर हम अपर स्ट्रीम में बात करें तो अपर स्ट्रीम में स्पीड घट जाता है बोट का, जो नॉर्मल स्पीड है उसमें से स्ट्रीम का जो स्पीड है वो माइनस हो जाता है, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, वो ऐड हो जाता है। डाउन स्ट्रीम में क्या है, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है, जिस स्पीड से हम रो कर रहे थे प्लस जिस स्पीड में जो स्ट्रीम का स्पीड है दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों का स्पीड हो गया। अब क्या है, ये कंडीशन क्या दिया हुआ है कि डाउन स्ट्रीम में 2 घंटे में कितने किलोमीटर चल रही थी। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम में क्या बोल रहा है, दो घंटे में वो 20 किलोमीटर चली, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड इसका क्या था, डाउन स्ट्रीम में अगर स्पीड कहें तो वो है x प्लस बाई इनटू टाइम कितना लगा 2 आवर्स, ठीक है। इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है इसका, और टाइम 2 आवर्स है, तो डिस्टेंस कितना हुआ टोटल 20 किलोमीटर, ठीक है। तो इससे अपना बना फर्स्ट इक्वेशन। कैसे, यहाँ पर आर, यहाँ से आर से ये आर कट जाता है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल कर दो सबको, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बना लो। ये क्या हो गया 2x प्लस नहीं x प्लस बाई इक्वल्स टू 10, x प्लस बाई, इस 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 20 में डिवाइड कर देंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हो जाएगा x प्लस बाई इक्वल्स टू 10। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। सेकेंड क्या केस में क्या है, अप स्ट्रीम में क्या बता रहा है ये, अप स्ट्रीम का केस है कि 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स अप स्ट्रीम में। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, स्पीड है अप स्ट्रीम का x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर टाइम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 2 आवर्स 4 किलोमीटर, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर चलिए, ठीक है। द डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ये हो गया x माइनस बाई किलोमीटर पर आवर, एंड टू टाइम क्या लगा 2 आवर्स इक्वल्स टू 4 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो जितना भी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, आर नीचे है, ये आर इससे कट जाता है इस आर से, और ये किलोमीटर से ये राइट साइड का किलोमीटर कैंसिल हो गया। मतलब कि यहाँ पे सिर्फ हमारा डायरेक्ट इक्वेशन बचता है x माइनस बाई इक्वल्स टू इस 2 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये जो 4 है वो डिवाइड हो जाएगा इस 2 से, तो 2 हो जाएगा, मीन्स x माइनस बाई इक्वल्स टू 2। तो सेकेंड इक्वेशन अपना बन गया x माइनस बाई इक्वल्स टू 2, ये बन गया अपना सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन में हमें x y का वैल्यू चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या है x और x 2x हो जाएगा, प्लस बाई और माइनस बाई 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। मीन्स x इक्वल्स टू क्या हो गया 12/2 इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
मतलब रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर क्या हो गया 6 किलोमीटर पर आवर। अब इस x के वैल्यू को डाल दो किस वाले में, इक्वेशन 1 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 6 प्लस बाई इक्वल्स टू 10, तो बाई इक्वल्स टू क्या हो गया 10 माइनस 6 इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये यहाँ पे आ गया अपना क्या, ये हो गया रोइंग स्पीड और ये हो गया स्टिल वाटर का, नहीं सॉरी स्ट्रीम का स्पीड हो गया। अब इसको तुम ये करके देख लो इसमें जांच के, अगर जो हम डाउन स्ट्रीम की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 2 किलोमीटर 2 आवर्स 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से 2 घंटे चलेंगे तो 20 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना आंसर हो गया 6 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन इसी का। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स को शेयर जरूर करना। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। उसमें क्या कर रहा है, टू वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. ठीक है, मतलब एम्ब्रॉयडरी मतलब कि वो कढ़ाई उढ़ाई का काम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 लेडी है और 5 men है, मिल के काम को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, और 3 वुमेन और 6 men मिल के काम को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर जो मतलब कि एक लेडी अकेले काम करेगी तो वो कितने दिन में फिनिश करेगी काम को, और या फिर एक मैन अगर जो अकेले काम करे एक इंसान तो वो कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप फिर थोड़ा सा इक्वेशन, फिर उसके बाद इक्वेशन बनाना है, उसके बाद आपको ये करना है, उसके बाद वो सॉल्व करना है। अब टाइम एंड वर्क में क्या है कि अगर जो हम कहते हैं कि 5 लोग हैं 5 men, ठीक है, किसी काम को 3 days में करते हैं, 4 men किसी काम को 3 days में कंप्लीट करते हैं, तो ये क्या है मेन और ये है डेज और किसी ये वर्क हो गया, इसको कंप्लीट करते हैं। तो किस चीज़ को माइनस करने पे क्या होगा या किस चीज़ को का वैल्यू बढ़ाने पे क्या होगा, ये पहले समझना है। अगर जो 4 men है, 4 men की जगह पर अगर हम कहें कि 1 man काम को कितने दिन में कंप्लीट, अगर जो 4 men 3 days में कर रहे थे तो 1 man अगर जो हम पूछे कि कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो वो यहाँ पे क्या होगा 3 divided by 4 होगा या 3 into 4 होगा। पहले ये चीज़ समझो, या अगर ये पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर जो 4 लोग मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं और किसी अकेले को करना पड़े तो टाइम ज़्यादा लगेगा, काम को फिनिश होने में समय ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा वैल्यू कब आता है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर 4 men अगर किसी काम को 3 days में कंप्लीट करते हैं तो 1 man कितने दिन में, 1 man कितना दिन में करेगा 3 into 4 मीन्स 12 days में करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को समझना है कि अगर लोग कम होंगे तो काम ज़्यादा दिन में कंप्लीट होता है, मतलब समय ज़्यादा लगेगा। ये तो जनरल समझने की बात है कि अगर जो हम कम लोग अकेले कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ लोगों का हेल्प ले रहे हैं तो कम टाइम लगेगा। और वैल्यू जो होता है डिवाइड करने पे कम वैल्यू आता है हमेशा, और मल्टीप्लाई करने पे बड़ा वैल्यू आता है। तो यहाँ पे अगर जो 4 men 3 days में करते हैं, अगर 1 man का निकालना हो तो 3 into 4 होगा, 3 divided by 4 नहीं करना। इस चीज़ को मेंटली बस सोच के करना है कि हाँ अगर कम लोग कर रहे हैं तो ज़्यादा दिन में काम करेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर एक काम है, एक वर्क है, ठीक है, उसको फिनिश होने में 5 days लगते हैं। ठीक है, एक काम है उसको कंप्लीट होने में सपोज कर लो कि 5 days लगते हैं। अगर उस पूरे एक काम को नहीं, हम कहें उस काम का कुछ भाग कंप्लीट करना हो, ठीक है, पूरा काम कंप्लीट होने में 5 days लग रहे थे, लेकिन अगर कहें कि हम इसका 0.3 भाग या मान लो कि इसका x भाग, ठीक है, काम कंप्लीट करना है, तब कितना दिन लगेगा। तो अगर जो इस पूरा काम को कंप्लीट होने में 5 दिन लगता है तो उसका कुछ फिक्स पोर्शन अगर हमें कंप्लीट करना हो तो यहाँ पे डेज कम लगेगा। ठीक है, मतलब टाइम कम लगेगा। मतलब अगर हम कह लें कि इस पूरे काम को कंप्लीट होने में 5 दिन लग रहे थे तो आधा काम कंप्लीट करना हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो कम वैल्यू कब आता है, जब हम डिवाइड करते हैं। तो अगर जो किसी काम का कुछ भाग, कुछ पार्ट अगर हम पूछे कि उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा तो वो यहाँ पे डिवाइड होता है। क्यों, क्योंकि डिवाइड करने में छोटा वैल्यू आएगा, और हम सिंस पूरे काम का कुछ भाग अगर जो हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो पूरे टाइम से कम टाइम लगेगा। ठीक है, दोनों यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए क्या है, इस चीज़ को ध्यान देना कि अगर जो किसी काम का कुछ भाग हम पता करना चाहे कि वो कितने टाइम में कंप्लीट होगा तो टोटल डेज में से उस भाग को डिवाइड करते हैं, जितना पार्ट हमें कंप्लीट करना होता है उस पार्ट को हम डिवाइड करते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है। तो अब क्या है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे। इस चीज़ को बस ध्यान रखना है, बाकी बन जाएगा। अब ये पूछ रहा था कि एक वुमन अकेले कितने दिन में काम को फिनिश कर सकती है, या तो एक मैन कितने दिन में फिनिश कर सकता है। तो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। लेट अ वुमन कैन फिनिश वर्क इन एक्स डेज। मान लेते हैं कि एक्स डेज में फिनिश कर सकती है, एक्स डेज में पूरा काम फिनिश कर सकती है। एंड अ मैन कैन फिनिश वर्क इन बाई डेज। हमने ये मान लिया, ठीक है, कि अकेले अगर जो एक लेडी काम करे तो वो एक्स डेज में कंप्लीट कर लेगी, और अकेले एक अगर जो मैन काम करे तो वो बाई डेज में कंप्लीट कर लेगा। अब क्या है, क्या बता रहा था, हमारे पास कंडीशन क्या था, इक्वेशन बनाने से पहले हम उस इक्वेशन का जो एक पार्ट है, ठीक है, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे हम वो पहले हम समझेंगे। तो अब अगर जो क्या है कि ये कह रहा है कि एक्स डेज में अगर जो वन वर्क कंप्लीट हो रहा है, एक लेडी के लिए हम अगर बात कर रहे हैं कि वो एक्स डेज में एक वर्क कंप्लीट कर रही है, तो एक डेज में कितना, एक्स डेज का वैल्यू, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। तो वन डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, अगर जो हम सिर्फ वन डे की बात करें कि एक्स डेज में पूरा वर्क कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट वर्क है जो कि 1 है, तो वन डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/x कंप्लीट होगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो एक लेडी का हुआ कि वन वुमन एक्स डेज में 1 वर्क कंप्लीट करती है। तो अगर जो हम एक डे में जानना चाहें कि एक डे में कितना काम फिनिश होगा, तो जो काम था उसका x भाग फिनिश होगा, क्योंकि एक्स डेज में पूरा कंप्लीट होता है। कहने का मतलब कि अगर जो ऐसा कहते हैं कि 5 डेज में पूरा 1 वर्क कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होता है, तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/5 कंप्लीट होगा। वही चीज़ यहाँ पे है कि अगर एक्स डेज में 1 वर्क कंप्लीट होता है तो 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/x, ठीक है। अगेन क्या है, एक चीज़ और यहाँ पे क्या समझना है कि एक वुमन जो है 1 डे में अगर जो, हाँ तो ठीक है, यहाँ पे 1 डे में इतना काम फिनिश होता है। अगर जो हम कहें कि 5 डे में कितना काम फिनिश होगा, सपोज कर लो, या 4 डे में कितना काम फिनिश होगा, 4 डेज में, तो 4 डेज में कितना होगा, एक दिन में होता है 1/x, तो 4 डेज में क्या हो जाएगा, 4/x काम फिनिश होगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। अब क्या है, एक चीज़ और यहाँ समझो, अगर एक वुमन, ठीक है, 4 डेज में 4/x काम फिनिश कर रही है, तो अगर वुमन बढ़ा दे, ठीक है, कि हम ले लेते हैं कि सपोज 4 वुमन, वो कितना काम फिनिश करेगी, तो एक वुमन 4 डेज में इतना काम फिनिश कर रही है, और अगर जो 4 वुमन आ गई तो काम ज़्यादा फिनिश होगा, ज़्यादा काम कंप्लीट हो जाएगा, तब काम इतना कंप्लीट होगा, ठीक है। उसमें इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि अगर जो वुमन ज़्यादा आ गई है तो काम ज़्यादा जल्दी कंप्लीट होगा, तो ज़्यादा काम हो जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना, उसके बाद इक्वेशन इससे बनेगा। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं कि इक्वेशन में क्या कह रहा है, टू वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, ठीक है। 2 वुमेन प्लस 5 men, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 4 डेज में, ठीक है। तो एक्चुअली अभी हम यहाँ से हम क्या निकालेंगे कि जो टोटल काम है वो टोटल काम कितना है, टोटल काम जो है 1 है, ठीक है। वो टोटल काम जो इस कंडीशन में फिनिश हुआ, मीन्स 2 वुमेन और 4 men 4 डेज में फिनिश किए हैं काम को, तो काम कितना फिनिश हुआ, काम तो एक काम था और फिनिश हुआ है इसके द्वारा। तो 2 वुमेन कितना काम करेगी, एक वुमेन एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x करेगी, 1/x। जैसे कि यहाँ पे क्या था, x डेज में एक वुमन पूरा काम कंप्लीट कर लेती है, तो 1 डेज में एक वुमन कितना काम करेगी, 1/x। अगर लेकिन वुमन 1 डेज में इतना काम करेगी, और डेज कितना है, वुमन जो काम फिनिश हुआ वो कितने दिन में हुआ है, 4 डेज में। तो इसमें 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 4 डेज में एक वुमन इतना काम करेगी, लेकिन वुमन कितना है, 2 है, तो वुमन के द्वारा टोटल काम जो फिनिश होगा वो इतना होगा, ठीक है। प्लस 5 men, एक इंसान एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, एक इंसान 22 डेज में पूरा काम कंप्लीट कर रहा था, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा वो, 1/22 एक दिन में।
और एक इंसान 4 दिन की, सिंस 4 दिनों का काम फिनिश हुआ है तो 4 दिन में कितना काम करेगा, 1/बाई इंटू 4 मीन्स 4 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ये तो एक इंसान 4 दिन में इतना काम किया, लेकिन इंसान इसमें कितने लगे थे, 5, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, इतना इक्वल्स टू 1 काम हुआ। एक काम कर जो अपना कंप्लीट हुआ उसको कंप्लीट करने में कितने लोग लगे, कितना टाइम लगा, उस चीज़ को यहाँ पे देखना है। एक काम कैसे हुआ, एक वुमन एक दिन में 1/x काम करती थी, लेकिन वुमन कितना दिन की है, एक वुमन 4 दिन की है, ठीक है। तो 4/x काम कंप्लीट हुआ और वुमन थी कितना, 2, तो 2 इंटू 4/x जो टोटल काम हुआ ये वुमन के द्वारा कंप्लीट हुआ। और यहाँ क्या है, एक मेन एक दिन में कितना काम करता था, 1/बाई, और मेन है कितने, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि 5 मेन है तो ज़्यादा काम कंप्लीट करेंगे। और क्या है, 4 दिन तक काम करेंगे तो 4 दिन में काम ज़्यादा होगा, इसलिए ये भी मल्टीप्लाई हो गया। मीन्स क्या हो गया यहाँ पे हमारे पास 8/x प्लस 20/बाई इक्वल्स टू 1, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा लोगों को, ठीक है। यहाँ चीज़ समझना है, ध्यान से समझना है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। क्या है कि x डेज में 1 काम कंप्लीट होता है, तो 1 डे में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/x 1 डे में। तो 4 डे में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/x इंटू 4। एक वुमन की बात यहाँ पे हो रही है क्योंकि यहाँ पे क्या है, अ वुमन कैन फिनिश, ठीक है। तो एक लेडी के लिए ये बात हो रहा, तो ये कितना हो गया, 4/x। एक लेडी 4 डे में इतना काम करती है। अब लेडी भी यहाँ पे क्या हो गया, इस केस में ज़्यादा हो गई, 2 लेडी 4 डेज में कितना काम करेगी, ये तो एक लेडी का इतना था, 4/x था, तो इसमें 2 लेडी हो गया, तो 2 टाइम्स हो जाएगा काम, मीन्स 8/x। वही चीज़ यहाँ पे है 8/x, ठीक है। सेम मैन के लिए क्या है, बाई डेज में 1 काम कंप्लीट करता है एक मैन, ठीक है। 1 मैन बाई डेज में 1 काम करता है, तो 1 मैन 1 डे में कितना काम करेगा, 1/बाई करेगा, ठीक है। इस बात को समझो। फिर 1 मैन 4 डे में कितना काम करेगा, डे यहाँ बढ़ गया, तो 1/बाई में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, मीन्स 4/बाई हो जाएगा। अब क्या है, ये तो 1 मैन का हुआ, लेकिन यहाँ मैन लगे कितने हैं, 5, तो 5 मैन तो और ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। 5 मैन तो वो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स क्या आ गया, 20/बाई, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो इस तरह से ये अभी फर्स्ट इक्वेशन बना है। फिर सेकंड इक्वेशन बना, अभी वैसे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको फिर अभी रिड्यूस करेंगे हम लीनियर फॉर्म में, ठीक है। अभी और इसमें है प्रॉब्लम। तो ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में हमें ये समझाना नहीं पड़ेगा, सेकंड कंडीशन में इक्वेशन डायरेक्ट बनेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है कि वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इन 3 डेज, ठीक है। 3 वुमेन, तो सेकेंड केस में क्या है, 3 वुमन 6 मैन, ये फिनिश करते हैं 3 डेज में, ठीक है। इस केस में क्या हो जाएगा, एक वुमन एक दिन में 1/x काम करती है, 3 दिन में फिनिश की है, मीन्स एक वुमन 3 दिन में इतना काम करेगी, और टोटल वुमन कितना है, 3 है, तो वो भी 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इतना काम वुमन के द्वारा कंप्लीट हुआ। मेन का क्या कंडीशन है, एक मेन एक दिन में 1/बाई काम करते हैं, तो 3 डेज में कितना काम करेंगे, 3/बाई करेंगे, और 6 मेन कितना करेंगे, इंटू 6 करेंगे, इक्वल्स टू काम तो 1 ही होगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 9/x प्लस 18/बाई इक्वल्स टू 1, ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। जैसे इसमें इक्वेशन बनाया सेम टू सेम वैसे ही बनाया है, और जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ठीक है। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सीधा। इक्वेशन बन चुका है, अब इक्वेशन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब क्या हम देख रहे हैं, यहाँ भी है 1/x और यहाँ भी है 1/x, यहाँ भी है 1/बाई, यहाँ भी 1/बाई। तो 1/x को हम मान लेते हैं कुछ और 1/बाई को मान लेते हैं कुछ। लेट 1/x इक्वल्स टू p, 1/बाई इक्वल्स टू q। तो अगर हम उसको मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, 8/x जो है तो 8p हो जाएगा, ये 8 इंटू 1/x को p लिख दिया, प्लस 20q इक्वल्स टू 1, ये हो गया इक्वेशन 3। और सेकेंड इक्वेशन क्या हो गया, 9p प्लस 18q इक्वल्स टू 1, ये हो गया अपना फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें से
किसी एक को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 9 से, इसमें 8 से, ठीक है। ये क्या हो गया 72p 180q इक्वल्स टू 9, और ये क्या हो गया 72p 144q इक्वल्स टू 8। ये हो गया अपना इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। अब 5 माइनस 6 अगर कर दें, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6, तो अपने पास क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 0 हो गया। 180 माइनस 144, ये कितना हो गया 36 q इक्वल्स टू 1। तो q का वैल्यू क्या आ गया 1/36, ठीक है। q का वैल्यू 1/36 आ गया। q के वैल्यू को किसी में डाल दो, इसमें या इसमें, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 से हम p का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 3 से 8p + 20 इंटू q का वैल्यू क्या आ गया 1/36 इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8p इक्वल्स टू, ये हो गया 4 से, अगर दोनों को हम डिवाइड करें 4 से, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, तो राइट से जाकर 1 5/9 इस तरह हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। और अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/9, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4/9। तो p का वैल्यू कितना आ गया अपना, ये 8 इधर जाएगा, 1/18 हो गया, ठीक है। p का वैल्यू 1/18 हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, जब p और q का वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गया है, तो p इक्वल्स टू क्या है 1/18। अब p हमने माना किसको था 1/x को, 1/x इक्वल्स टू 1/18, तो x इक्वल्स टू हो गया 18। अगेन q कितना है 1/36, q का वैल्यू क्या था 1/y इक्वल्स टू 1/36, तो y इक्वल्स टू आ गया 36, ठीक है। तो ये हो गया अपना y का वैल्यू। तो इस तरह से अपना x का वैल्यू आ गया कि एक जो लेडी है वो 18 डे में अकेले काम कंप्लीट कर सकती है, और एक जो मैन जो है 36 डेज में अपने इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आंसर दोनों। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई बस। शी टेक्स 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. तो इसमें क्या है, रूही कहीं ट्रेवल कर रही है जिसके बीच का डिस्टेंस है क्या 300 किलोमीटर, ठीक है। अब 300 किलोमीटर में दो कंडीशन बन रहा है कि कुछ दूर वो ट्रेन से जाती है, मान लो कि इस ट्रेन से कुछ दूर जाती है, और कुछ दूर उसके बाद का बाकी डिस्टेंस जो है वो बस से जाती है। तो फर्स्ट केस में कह रहा है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, ठीक है 60 किलोमीटर, उसके बाद बाकी कितना बच गया 240 किलोमीटर कार से जाती है मान लो, ठीक है। तब उस केस में इसको कितना टाइम लगता है, उस केस में इसको लगता है पार्टी बाई बस। सी टेक्स 4 hours इफ ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई, हाँ 4, तब इस केस में इसको लगता है टोटल 4 hours, ठीक है। कब, जब 60 किलोमीटर गई है ट्रेन से और 240 किलोमीटर गई है कार से, तब लगा है 4 hours। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि अगर जो वो ट्रेन से मान लो कि गई है 100 किलोमीटर, सेकेंड केस में है इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, हाँ तो अगर वो ट्रेन से 100 किलोमीटर गई है तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 200 किलोमीटर हो जाएगी कार से, ठीक है। तो कार से जब 200 किलोमीटर गई है तब उस केस में क्या है 10 मिनट टाइम ज़्यादा लगा है, मीन्स 4 hours और इससे 10 मिनट ज़्यादा, तो 10 मिनट को क्या लिखेंगे 10 minutes by 60, इसको हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 1/6 ये हो जाएगा, ठीक है। इतना आवर्स लगा है, 4 hours and 10 minute को हम कैसे लिखते हैं 4 hours and 10 minutes, 10 minutes को लिखते हैं, अगर जो आर में चेंज करेंगे तो 10/60 होगा, इसको हम 1/6 लिख सकते हैं, तो 4 hours and 1/6 hours, ठीक है। इतना टाइम लगता है। तो अब ये कह रहा है कि ट्रेन का स्पीड क्या है और क्या कहते हैं कार के स्पीड क्या है, ये इस बताना है। तो हम इसी चीज़ को मान लेंगे, ठीक है। लेट द
स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, और स्पीड ऑफ कार इक्वल्स टू बाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब क्या है, ये हमारे पास जो कंडीशन, जो दो कंडीशन दिया हुआ है, इससे हमें हमारे पास इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, स्पीड एंड डिस्टेंस का आपको के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या होता है। स्पीड और डिस्टेंस में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा, डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस निकलता है। टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में, इस केस के लिए लिखते हैं, फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाएंगे। टोटल टाइम कितने घंटे लगे, 4 घंटे। कैसे, जब 60 किलोमीटर हम गए ट्रेन से, मतलब जब 60 किलोमीटर, कौन है वो, रूही, जब 60 किलोमीटर रूही जाती है ट्रेन से, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेवल की है ट्रेन से 60 किलोमीटर, स्पीड क्या था ट्रेन का, जो हमने माना है x, 60/x, प्लस जो नेक्स्ट डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाई इसका स्पीड, कार का स्पीड। तो ये भी टाइम हो गया प्लस ये भी टाइम हो गया, दोनों टाइम मिला के कितना होना चाहिए, 4 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, दोनों टाइम को अगर ऐड करेंगे तो टोटल 4 आवर्स लगे हैं। सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में फिर से वही है, सेकेंड केस में 100 किलोमीटर, फिर से हम टाइम ही निकाल रहे हैं, टाइम। तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर, स्पीड हो गया बाई, तब कितना लग रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 25/6, ठीक है। तो ये अपना बना फर्स्ट इक्वेशन, ये बना अपना सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन फिर से क्या है, ये दोनों इक्वेशन लीनियर नहीं है, तो इसको हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। तो हम फिर से क्या मान लेंगे, लेट 1/x इक्वल्स टू p मान लेते हैं, 1/y इक्वल्स टू q मान लेते हैं। तो अगर हम ऐसा कर लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, 1/x अगर p हो गया तो ये 60p हो जाएगा, 60p प्लस 240q इक्वल्स टू 4। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा आसान कर लें, तो ये क्या होगा, 15p प्लस 60q इक्वल्स टू 1। ये अपना हो गया थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, 25 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 100, ये हो गया 100p प्लस 200q, 200 1/y को हमने q माना है, तो हो गया 25/6। इससे अगर हम इसको सॉल्व कर लें, 25 से दोनों को कैंसिल करें, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 8q इक्वल्स टू 1/6। इस 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24p प्लस 48q इक्वल्स टू 1। ये हो गया अपना फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। इस 6 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 24p हो गया, ये 48q इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया, एक 15p 60q और ये हो गया 24p 48q। अब इससे हमें p और q का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वो वैल्यू किससे आएगा, इसमें हम किसी एक वेरिएबल को हम इक्वल कर लेंगे। तो इसमें हम p को अगर हम इक्वल करना चाहते हैं तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 120 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी 120 हो जाएगा। तब क्या बन जाएगा, इसको अगर इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120p 480q इक्वल्स टू 8। ये हो गया अपना फिफ्थ इक्वेशन। इसमें क्या हो गया, 120p, ये कितना हो गया 240q इक्वल्स टू 5। ये हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। अब इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 6 को माइनस कर दो, 5 - 6, तो ये p वाला टर्म खत्म हो गया, 120p - 120p 0 हो गया, 480 - 220 सॉरी 480 - 240 इक्वल्स टू हो गया 240q इक्वल्स टू 3। तो q का वैल्यू कितना आ गया, 3/240 मीन्स आ गया 1/80। q का वैल्यू 1/80 आ गया। अब अगर जो q का वैल्यू 1/80 आ गया है तो फ्रॉम इक्वेशन, किस इक्वेशन से ले लें, इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 3 से क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 15p प्लस 60q, 60q का वैल्यू हो गया 1/80 इक्वल्स टू 1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15p इक्वल्स टू, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 6/8 राइट साइड जाएगा तो 8 - 6 2/80 मीन्स 1/4 होगा उस साइड, ठीक है।
तो p का वैल्यू कितना यहाँ से आ गया 1/60। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास q का वैल्यू आ गया 1/80 और p का वैल्यू आ गया 1/60। अब हमारे पास क्या था, p और q हमने किसको माना था 1/x को। तो अब हम फिर से क्या कर लेंगे, p इक्वल्स टू 1/60 है, p इक्वल्स टू 1/60 है, p हमने माना था 1/x को, 1/x इक्वल्स टू 1/60, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 60। अगेन q इक्वल्स टू क्या आ गया 1/80, q माना था हमने 1/x को, 1/x इक्वल टू 1/80, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 80। ठीक है, तो इस तरह से अपना आ गया x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, और सॉरी ये बाई है ना, q है 1/बाई, तो बाई इक्वल्स टू हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये हो गया, ये दोनों स्पीड हो गया 60 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप एक दो बार देख लें, एक दो बार प्रैक्टिस कर लें, तो ये क्वेश्चन आसानी से फिर भी बन जाएगा। तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।